Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So guys, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज पैरेलल लाइंस. गाइस, इसके पहले हमने ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री उसके भी वीडियोस बनाए हैं. वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है. ठीक है, आप उसमें जाकर उसे वॉच कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं. इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज डू इट. एंड अगर आपको कुछ डाउट्स आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक. सो आवर टुडेज टॉपिक इज पैरेलल लाइंस. सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड दैट व्हाट आर पैरेलल लाइंस. ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है और आना भी चाहिए कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं. ओके, सो आई विल टेल यू द लाइंस. अब देखो, इसको मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में. पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है. द लाइंस विच आर कोप्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. मतलब इन कंडीशन क्या बोला है कि लाइंस पहला तो कोप्लानर होना चाहिए, मींस सेम प्लेन में पास होना चाहिए, और दूसरी चीज वो लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं करनी चाहिए. लेकिन अगर आप बोलोगे बोर्ड पे दो लाइन ड्रॉ कर दे तो दोनों बोलोगे आप सेम प्लेन में, लेकिन वो इंटरसेक्ट कर रही है तो भी नहीं चलेगी. ठीक है, तो लाइंस विच आर कोप्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. तो ये हो गया पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन. ठीक है, अब इसके बाद इसके पैरेलल लाइंस को अगर किसी भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल ने कट किया तो उसके अंदर में 8 एंगल्स फॉर्म करेंगे. कितने? 8 एंगल्स फॉर्म करेंगे. जैसे कि हमने नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच. ठीक है, तो ये 8 एंगल्स हैं. अब इसमें हर एक 8 एंगल्स अपने अपने बीच में रिलेशन फॉर्म करते हैं. कुछ एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कुछ अल्टरनेट एंगल्स होंगे और कुछ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेंगे. इसके ऊपर मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था जो आपने कंप्लीट किया है. तो ऑलमोस्ट आपको 8 में भी आपने स्टडी किया था इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है एंड अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है. ठीक है, तो हम उसके ऊपर अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे जो बेसिक प्रॉपर्टीज है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेंगे. ओके, नाउ वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनकी रिवीजन की जरूरत है. ठीक है, इसमें से पहली प्रॉपर्टी है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट. मतलब क्या बोला है, जब ऐसे व्हेन बोला है टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर पेयर ऑफ इट्स पेयर मतलब क्या, जोड़ी, दो एंगल की जोड़ी. पेयर ऑफ इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये एंगल सी है और एंगल डी है तो हम लिखेंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी. जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते तो उनकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होती, कॉन्ग्रुएंट होती. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये आपको याद रखना. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. मतलब अभी सपोज एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं एक एंगल ऐसा फॉर्म करता हूं, मतलब एक इस पे लाइन और कट किया तो यहां पे क्या होगा, एक एंगल ये और एक ये, मतलब इसमें दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं. इसका नाम अगर हम देंगे तो ए बी सी डी बोल सकते हैं. ये एंगल का नाम क्या है, बी डी ए या ए बी डी और उसका डी बी सी. ठीक है, तो एंगल ए बी डी और इसका नाम क्या है, एंगल डी बी सी. तो ये एंगल ए बी डी और डी बी सी दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. हमारा सेकंड जो प्रॉपर्टी वो ये मिलता है. वो क्या बताता है कि एंगल इन लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल मिलकर पूरा स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं. समझ रहा है, ये आधा एंगल और ये आधा एंगल मिलकर पूरा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो इनका कहने का मतलब है कि अगर दो लाइंस मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते तो उसको बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर. तो यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर आर 180 डिग्री का मतलब होता है सप्लीमेंट्री. ठीक है, सो एंगल इन लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री. तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है.
अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों प्रॉपर्टी तीनों एक से रिलेट करते हैं। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सपोज ये दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट किया, ठीक है, इन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो उसमें अगर एंगल जो फॉर्म होते हैं, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हुए, तो उसको बोलेंगे क्या, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन इसमें कहना क्या चाहता है कि जब भी किसी दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करेगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, किसी भी दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करेगा और अगर उसके एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो रिमेनिंग बाकी के जो पेयर्स है वो भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इफ एक पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, इफ वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट, एक रहेगा तभी बाकी के सब रहेंगे, देन रिमेनिंग ऑल पेयर्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसके लिए कंडीशन क्या बोला है, कम से कम लेकिन एक पेयर कॉन्ग्रुएंट पहले से होना चाहिए। अगर एक पेयर, एक जोड़ी पहले से, अगर ये 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इससे हमको पता चलेगा कि कोई भी, जैसे कि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों का, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये 50 था, ये 50 था, तो इससे हमको पता चला कि अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पेयर भी कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन ये कितने डिग्री का होगा वो डिपेंड करेगा। समझो कि ये 50 है तो ये 130 करेगा, अगर ये 130 का है तो ये पेयर भी करेगा 130 का होगा, क्योंकि ये इसका पेयर है, ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, समझ रहे हैं? इनका टी ऐसे बन रहा है और इनका टी ऐसे बन रहा था, तो ये इसको करस्पॉन्ड करता था, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे एक दूसरे को, और ये एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तभी बाकी के पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के केस में। दूसरा थ्योरम थर्ड के बाद थ्योरम फोर्थ है, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल के प्लेस पे दिया है ऑल्टरनेट एंगल। तो आपको बस यही चेंज करना है, इफ वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द रिमेनिंग पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल में भी सेम यही कंडीशन है, उसमें भी अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेगा ऑल्टरनेट एंगल का, अगर ये पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों पेयर भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो है इफ वन पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट के हटा के इनके प्लेस पे आ जाएगा, सॉरी ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग को हटाओ, उसके लिए आएगा इंटीरियर। ठीक है, इफ वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये वहां पे आएगा सप्लीमेंट्री। क्या बोला है, इफ वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर एक पेयर सप्लीमेंट्री रहेगा देन रिमेनिंग ऑल पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल समझ रहा है, ये सी फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये दोनों एंगल अगर इसकी एक जोड़ी सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री की होगी तो इसका मतलब कि बाकी की जोड़ियां भी 180 डिग्री की हो जाएगी। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसके मेन टॉपिक में एंटर करेंगे। Okay students, now we are going to start the main and most important topic of this parallel lines। तो यहां से आपको हर चीजें बहुत ही केयरफुली और बहुत ध्यान से सुनना है और उसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका पैरेलल लाइंस जो चैप्टर है उसके थ्योरम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब इस थ्योरम के बेस पे ही हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, 2.2 करेंगे, आगे जहां भी जाएंगे, और इवन 10th में भी आपको इस चीजों की बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, और ये थ्योरम देखने में आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते होंगे, लेकिन बहुत सिंपल थ्योरम है। मैं आपको एक स्टेटमेंट में थ्योरम समझा दूंगा और याद करवा दूंगा। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको मैं 2 लाइन सिखाऊंगा, आपको बस वो 2 लाइन याद रखना है।
और उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं, इस थ्योरम में कुछ है ही नहीं, इतना इजी थ्योरम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं थ्योरम्स बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस के 3 थ्योरम्स है जो अभी हम सीखेंगे। उसमें से पहला है इंटीरियर एंगल थ्योरम, सेकंड वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंड थर्ड वन इज अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। तो तीनों थ्योरम्स का अगर आप डायग्राम को देखो तो तीनों में क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में, 2 पैरेलल लाइन दिख रहा है सब जगह, ये सब तीनों कंडीशन में 2 पैरेलल लाइंस को एक क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है। तीनों में ये चीज कॉमन है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सब जब भी किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है तो आपको वही लिखना है, इफ 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस है, आर 2 पैरेलल लाइंस को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, ट्रांसवर्सल, तो आर intersected by a transversal, then उसके बाद क्या आएगा, then के बाद ये फर्स्ट थ्योरम के लिए ये आएगा, सेकंड थ्योरम के लिए आएगा, थर्ड थ्योरम के लिए ये आएगा, बस, ठीक है। अब आपको बस ये याद रखना है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप देख के भी लिख सकते हो कि if 2 parallel lines are intersected by a transversal then इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो हम पहली बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल थ्योरम की। इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि इफ 2 पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो उसकी इंटीरियर एंगल्स जो फॉर्म होगी, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म जो होगी ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल की ये साइड भी इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है और इस साइड भी ये इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो दोनों साइड जो इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा, ये पेयर का इंटीरियर एंगल का पेयर, मतलब ये इंटीरियर एंगल का पेयर का सम आपको 180 मिलेगा, दैट इज सप्लीमेंट्री, और इस साइड का जो पेयर रहेगा उसका भी सम आपको 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो क्या है इंटीरियर एंगल थ्योरम, वंस अगेन वी विल रिपीट, इफ 2 पैरेलल लाइंस, यहां पे देखिए बोलो, इफ 2 पैरेलल लाइंस एंड if 2 parallel lines are intersected by a transversal, then the interior angles formed on either side of transversal are supplementary। फिर से बात करते हैं, फिर से रिपीट करो, क्या बोला है, if, यहां से डायग्राम में देख के बोलो, क्या बोला है, if 2 parallel lines are intersected by a transversal, then interior angles formed on either side of transversal are supplementary। मतलब क्या है, डेफिनेशन याद करना, उसका मीनिंग भी आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि कभी भी इंटीरियर एंगल का 2 इंटीरियर एंगल्स का सम करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। लेकिन 2 इंटीरियर एंगल मतलब उनका पेयर, जो उनकी जोड़ी बनती है, जैसे सी फॉर्मेशन होता है, तो अंदर अंदर ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, और इंटीरियर एंगल हमेशा क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री रहेगा। ये पहला चीज याद रखना, इंटीरियर एंगल जब भी आएगा आपको सप्लीमेंट्री, आंख बंद करके लिखना सप्लीमेंट्री, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम फिर से क्या बोला है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन उसके बाद क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। क्या बोला है, अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा, किसको कट करेगा, 2 पैरेलल लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैरेलल लाइंस रहेगा तो ही, अगर 2 लाइंस पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये थ्योरम हमको बता रहा है, क्या बोल रहा है कि कहीं पे भी अगर आपके 2 पैरेलल लाइंस जा रहे हैं, उसको किसी ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल रहेगी। सपोज इस एंगल को अगर हमने ए बोला है और इसको ई बोला है, तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन कोई पूछेगा क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप बोल क्या बोल रहा है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। बस इतना बोल देना, उसका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको पता रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या है तो समझ जाएगी हाँ ये लड़का बहुत होशियार है, ठीक है, बच्चे के अंदर पावर है। तो इसके लिए आपको हमेशा बस ये कंडीशन याद रखना है कि इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, देन एंड ओनली देन
if two lines are parallel and transversal intersects it, then only then its pair of corresponding angles are congruent बोल सकते हो या फिर उसको इक्वल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड थ्योरम। नाउ मूव टू थर्ड थ्योरम, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ये भी वैसे ही है जैसे करस्पॉन्डिंग है वैसे ही ऑल्टरनेट है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करोगे फिर से, if two parallel lines are intersected by a transversal then alternate angles formed are equal, ठीक है। क्या बोलोगे, then alternate angles formed are equal, मतलब जो भी alternate एंगल के पेयर्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। कब, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तभी। ये कंडीशन याद रखना। ये इसमें क्या गिवन है आपके पास, टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। जब भी आपके पास रहेगा कि दो पैरेलल लाइंस है, अगर लाइन पैरेलल नहीं रहेगा तो ये कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होगा। इसमें सबसे मेन चीज क्या बात कर रहे हैं, इफ लाइन पैरेलल रहेगा तो ही ये सब कंडीशन आएगा। अगर लाइन पैरेलल नहीं आपको बताया है तो ऐसा कुछ भी थ्योरम आप यूज नहीं कर सकते हो। ये थ्योरम आप वही यूज करोगे जहां पे आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि लाइंस आर पैरेलल। समझ में आ रहा है, तो ये चीज आप याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीन थ्योरम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज और ये थ्योरम, इसके बेस पे हम पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर में लाइन आरपी इज पैरेलल टू आरएस, लाइन आरपी इज पैरेलल टू एमएस, ठीक है। आरपी इज पैरेलल टू एमएस एंड लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। देख के भी आपको डायग्राम में समझ में आएगा। और एंगल डीएचपी इक्वल टू 85, अभी मैंने लिख दिया, एंगल डीएचपी का मेजर दिया हुआ है 85 डिग्री। और आपको फाइंड करना है एंगल आरएचडी, पीएचजी, एचजीएस और एमजीटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंगल आरएचडी, आरएचडी को फाइंड करना है। अब जैसे कि हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा था, इन सब प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला लाइन जो पढ़ा था आपने, इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, आरपी, लाइन आरपी इज पैरेलल टू एमएस, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये कंडीशन पे हम इन तीनों प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा था कि लाइन पैरेलल होना चाहिए और ट्रांसवर्सल कट करेगा तो ही हम प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ में कुछ हमने पहले की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 5 प्रॉपर्टीज, उनका भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एंगल आरएचडी की, ठीक है। यहाँ पे देखो आरएचडी इस एंगल की बात कर रहा है और ये 85 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे ये एंगल पूछा है और ये एंगल का मेजर हमारे पास है, हम दोनों एंगल को मिलाते हैं तो दोनों क्या बन जाता है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल का। तो यहां से हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर का यूज करेंगे। मीन्स सॉल्यूशन में अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एंगल आरएचडी प्लस एंगल डीएचपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर वाला एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, एंगल आरएचडी प्लस एंगल डीएचपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल आरएचडी प्लस एंगल डीएचपी, देखो एंगल डीएचपी यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास कितना है, 85 डिग्री। तो इसके प्लेस पे 85 देंगे विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, ये 85 कहां से आया, तो 85 को क्या था, गिवन था। तो यहाँ पे आपको लिखना है गिवन, हर एक चीज का रीजन लिखो, हर एक स्टेप पे। ये 85 आपने कहां से पूछ के लिखा, गिवन से देख के लिखा, तो यहाँ पे लिखो गिवन, ठीक है। तो जो भी चेक कर रहे हैं उनको समझ में आया कि आपको ये 85 डिग्री कहां से मिला, उन्होंने गिवन में देखेंगे 85, सही है। तो अभी आरएचडी प्लस 85 अगर 180 होते हैं, हमको आरएचडी निकालना है, तो आरएचडी को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं
इस 85 को इस साइड भेज दो, इक्वल टू के उस साइड जाते ही वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस 85 हो जाएगा माइनस 85 होता है। अब उसको माइनस कर लो, 180 माइनस 85। अब देखो कैसे माइनस करते हैं, 180 माइनस 85, ठीक है, सिंपल है, आपको आता भी है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इस 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहां से क्या करोगे, कैरी दोगे, तो कैरी दोगे तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5। अब इसमें से आपने कैरी किया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7। अब 7 में से 8 माइनस करना है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि 8 बड़ा है, तो हमने फिर से ये 1 यहाँ पे कैरी किया, तो ये हो गया 17। अब 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 9, तो यहाँ पे कितना हो गया, 95 आंसर आ गया। तो मतलब आप लिख सकते हो एंगल RHD इज इक्वल टू 95 डिग्री। एंगल का मेजर जो भी होगा वो डिग्री में होता है हमेशा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया आंसर, इसको रफ कर दो, आपको रफ नहीं करना है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड कर लिया। अब सेकंड फाइंड करेंगे। सेकंड क्या दिया आपके पास, एंगल PHG, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखिए तो आप लिख दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे RHD 95, यहाँ पे RHD कितना मिला, 95 डिग्री मिल जाए। अब PHG फाइंड करेंगे, तो PHG देखो डायग्राम में, पहले देखो PHG इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ये एंगल। अब ये एंगल आप देखो, ये दोनों को मिला के भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो रहा है, एंगल इन लीनियर में बन जाएगा। नहीं तो आप ये दोनों एंगल के हिसाब से भी निकाल सकते हो। देखो ये क्या है, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है और ये एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे बोलिए एंगल PHG इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, RHD, एंगल RHD। रीजन क्या है, दोनों एक दूसरे के कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, उसके लिए ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है। सो PHG इज इक्वल टू RHD का वैल्यू देखो, यहाँ पे कितना है, 95, यहाँ पे लिख दो, तो PHG का वैल्यू मिल जाएगा। ये 95 कहां से मिला, इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 भी लिखना जरूरी है, ठीक है। अब PHG का आंसर निकाला, इस इक्वेशन को इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब PHG मिल गया। अब फटाफट चलो कौन फास्ट, अब थर्ड वाला कौन सा हमको निकालना है, HGS। चलो कम ऑन सी, डायग्राम में देखो HGS कहाँ पे है, HGS ये वाला एंगल है, इसको निकालना है। आपके पास इसका वैल्यू मिला अभी कितना, 95, तो इससे भी इसको निकाल सकते हो, और अगर इसकी यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो हमारे पास BHP है और ये HGS, दोनों एक दूसरे को क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये करस्पॉन्डिंग, वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, HGS, ठीक है, HGS फाइंड करना है। एंगल यहाँ पे बोला तो एंगल HGS, यहाँ पे लिखते हैं एंगल HGS इज इक्वल टू, नहीं लिख रहा है, ठीक है, यहां पे लिखते हैं, देखो थर्ड वाला क्या है, एंगल HGS, ठीक है। देखो ये HGS और DHP दोनों, ये DHP है और ये HGS है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल DHP। रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल HGS इज इक्वल टू DHP। DHP का वैल्यू कितना है, 85, यहाँ पे 85 पुट करो, फ्रॉम गिवन लिखो है,